नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें भी हैं और चर्चा भी है। चर्चा में सराफा चौपाटी का हल्ला है, जिस पर हम खबरों के बाद बात करेंगे। आज हमारे साथ खबरों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज दादिश हमारे साथ में हैंगे। मनोज जी, सीधा खबरों से शुरू करते हैं और मैं अग्निबाण से खबरों की शुरुआत करता हूँ। आज अग्निबाण का जो शुरुआती पन्ना जो है वो बेटों की धमकी बता रहा है कि पिता को कुछ हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान में इमरान समर्थक जो हैं जेल के बाहर डटे हुए हैंगे पिता की मौत के बाद में। अगर शहर की खबरों की अगर बात कर ली जाए तो 21 दिन में 20,000 से ज़्यादा हेलमेट चालान बनाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस सिर पर हेलमेट नहीं पहना पा रही है। शहर में बिना हेलमेट के लोग बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। मनोज जी, क्या है, कभी इसका स्थायी समाधान निकलेगा कि अभियान पे अभियान चलेंगे और हेलमेट हम लोग नहीं पहना पाएंगे? मैं आपको इस विषय में शेखर जी एक बात कहना चाहता हूं। आप भी पत्रकार हैं, इस विषय पे आपने कई बार लिखा है, मैंने भी कई बार लिखा है, और करोड़ों रुपए चुकाने के बावजूद इंदौर की जनता हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को समझना होगा कि वह क्यों नहीं तैयार है। एक्चुअली में इंदौर में एवरेज स्पीड 27 किलोमीटर लगभग 15 साल पहले हाईकोर्ट में बताई गई थी। 27 किलोमीटर की स्पीड में हेलमेट लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत आम इंदौरी को समझनी पड़ती, लेकिन इंदौर बढ़ गया है। हाईवे पर बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें देखा गया है कि हेलमेट नहीं लगाने के कारण दुर्घटना गंभीर घटना बन जाती है। लेकिन शहर के अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं, सड़कें हैं, इसके अंदर हेलमेट आज भी नहीं लगाया जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें कई तो वृद्ध लोग हैं और कई महिलाएं हैं जो टू व्हीलर वापर रही हैं। तो वो मनोज जी, ज्यादातर जो है युवाओं को ही हम देखते हैं कि तेज रफ्तार निकलते हैं, भले सड़क पर जो है ट्रैफिक रेंगता चल रहा हो और वे ही युवा हेलमेट नहीं लगाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, मुफ्त के हेलमेट बांट रही है, उसके बावजूद भी सिर पे हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शेखर जी कि जिस प्रकार हमने कूड़े के शहर को स्वच्छ सुंदर करके नंबर 1 का तमगा लिया, क्या हमारी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं हो सकती है कि हम राजनीतिक इन्वॉल्वेशन डालें, आम जनता का इन्वॉल्वेशन डालें और यातायात पुलिस का इन्वॉल्वेशन डालें, एक बार धारण कर लें और लगभग साल भर आपको ये अभियान चलाना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े में अभियान से कभी भी सार्थकता दिखाई नहीं दे रही। मनोज जी, आपकी बात से उम्मीद कर सकते हैं कि कभी तो इस शहर में लोग 2 पहिया गाड़ी पर हेलमेट लगाएंगे, अभियान चलते रहेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका के पन्ने पर जो बात कर रहे हैं, सराफा चौपाटी है, गंदा पानी आ गया हैगा। बात कर लेते हैं भारतीय भाजपा जिला भाजपा की इकाई को लेकर एक अच्छी खबर है। ठकुराई में उलझ गई जिला भाजपा की गुत्थी। मतलब जिला भाजपा की जो टीम बनने वाली थी वो ठकुराई यानी विधायक उषा ठाकुर ने अटका दिएगी। वे नहीं चाहती है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समर्थक मनोज ठाकुर टीम में आए। मनोज जी, ये वही मनोज ठाकुर है ना जिन पर विधायक उषा ठाकुर के चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगे थे कि इन्होंने विरोध में काम किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उषा ठाकुर क्यों समायोजित करने का कहेगी? या क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में गुटों का भी प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये गुट छोटे होते थे, ताई भाई के गुट होते थे, अब कई प्रकार के गुट होने लगे। लेकिन जो विधायक जिस जगह से मेहनत करके जीतता और उसे ये मालूम है कि मेरे चुनाव के अंतर इसने विरोध किया था, उस विरोधी व्यक्ति को अपनी टीम में, मतलब हम ये मान लें कि अब ये भाजपा में भी कांग्रेस की तरह अलग अलग गुट हो गए, सिलावट गुट, पटेल ग्रुप, ठाकुर ग्रुप, बिल्कुल दादा दयालु गुट, मंत्री गुट, गौड़ खेमा गुट, मतलब गुट से गुट हो गए हैं और इस गुट में गुत्थियां उलझ गई है। बिल्कुल उलझ गई है और ये बड़ी पार्टी के अंदर होता ही है, अंतर्कलह होती है। ये ठीक है कि ऊपर प्रदेश स्तर पर इसको सुधारने का प्रयास किया जाता है और किया भी जा रहा है। गौरव रणदीवों को उचित भूमिका नहीं मिली थी तो उन्हें प्रदेश में लेकर के उचित भूमिका दी गई है। इस प्रकार से प्रयोग होते भी रहे। ठीक है मनोज जी, प्रयोग करते रहो पर और गुटबाजी को हावी होने दो। कांग्रेस का हाल हमने जो देखा है, पर भाजपा को वो समझ लेना चाहिए इस गुटबाजी ने कांग्रेस को क्या दिन दिखाए हैं। अब मैं दोपहर न्यूज की बात कर लेता हूं, दोपहर अखबार के पहले पन्ने की खबर की बात कर लेता हूं। 2027 में कच्चे तेल की जो कीमत है पानी की बोतल से भी कम हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक कंपनी है, ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी, जेपी मॉर्गन की कंपनी है। उसने अनुमान लगाया है कि 2027 तक जो आपका क्रूड ऑयल है वो $30 बैरल तक गिर सकता हैगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम पानी की बोतल खरीदते हैं उससे कम दामों में तेल हो जाएगा
तो फिर आप सोचे क्या हालात होंगे। पर मनोज जी, आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए आप भारत के अंदर देखेंगे, भारत में चलिए इंदौर में देखिए, लगभग 4000 छतों पर सोलर एनर्जी आ गई है। ऐसे ही पूरे देश में सोलर एनर्जी का उपयोग होने लगा है, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। वहीं इस बात को 20 साल पहले अरब कंट्रीज ने समझ लिया था, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाकर बहुत सारा माल बेच दिया, लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे उनके यहाँ भी उत्पादन क्षमता कम हो रही है और ग्लोबल इन्वायरमेंटल के अनुसार इस प्रकार के तेल का उपयोग करने में अन्य देश हिचक रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका रेट घटेगा। क्यों घटेगा? उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम दूसरे विकल्पों पर जा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपने अच्छा बताया, विकल्प पर जा रहे हैं, तेल की कीमतें बैरल में कम होगी। पर मुझे लगता है वो ज़माना गुजर गया जब तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती थी तो हमारे यहाँ जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाते थे। अब तो वह कितनी भी कम हो जाए उसको स्थिर कर दिया गया है। मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता है, मोदी सरकार ने तो जो रेट तय करती है वही चलता है। अगर मैं अब अगली खबर की बात कर लेता हूँ, दोपहर की, दैनिक दोपहर की, होटल ढाबों के साथ चाय नाश्ते के जितने भी शहर में ठेले रख रहे हैं, सब पर घरेलू टंकी का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। खाद्य विभाग को दिखाई नहीं देता है। मनोज जी, कभी कभी जांच करने निकलना भी चाहिए। देखिए खाद्य विभाग तो निकलता है लेकिन फौरी कार्रवाई करके आ जाता है। देखिए खाद्य विभाग में अमला जो है वही अमला है जो वर्षों से वहाँ जमा हुआ है। अब जमा हुआ है तो सेटलमेंट तो चला हुआ है, सब जगह पे उनको मालूम है ये खाद्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी आएगा, रेटी ले जाएगा। स्पष्ट और खुली बात कहना चाहता हूँ मैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि रेटी देने की अपेक्षा हम अच्छी बड़ी टंकी वापर ले, कमर्शियल टंकी वापर ले, लेकिन वो कमर्शियल टंकी वापरेगा तो उसका समोसा खराब निकल जाएगा, तो कुछ न कुछ उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता। अब रही बात छोटी टंकियों की, तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हजारों ऐसे कनेक्शन है, जो कनेक्शन है उसका उपयोग करती है कौन, जो दुकानदार है वो उन कनेक्शन पे लेता है और वही बाजार में बेच देता है, तो बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। तो वो घरेलू गैस की टंकियां इस प्रकार से लोगों के यहाँ दुकानों पर चल रही है। इसे रोकने के लिए खाद्य विभाग को सजग होना पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम है भ्रष्टाचार में आकंठ खाद्य विभाग। मुझे ऐसा लगता है कि खाद्य विभाग है तभी निकलता है जब त्योहारों पर मिठाइयाँ बनना शुरू होती है, मिठाइयाँ बिक जाती है, उसके बाद में कुछ नमूने लेता है और अपना काम कर लेता है। ऐसी अगर बात करें लेबोरेटरी के लिए, अभी तक रोना गा रहे थे, अब तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी भी खुल गई है। कम से कम बाजार में निकलकर खाद्य विभाग को अपना डर तो कायम करे, ताकि जो लोग मिलावट करते हैं या गलत काम करते हैं, जो घरेलू गैस के सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उन पर लगाम कसी जा सके। मनोज जी बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूं प्रभात किरण की खबरों को लेकर। प्रभात किरण पे पहले पेज पर एक अच्छी खबर है, 4000 रुपए दे दो नॉर्मल डिलीवरी करा दूंगा। एमटीएच के अस्पताल की भी धांधली का एक मामला उजागर किया गया है। डीन कह रहे हैं जिसने पैसे मांगे उस पर केस दर्ज कराएंगे। और एक और खबर की हम बात कर लेते हैं जो आखिरी पन्ने पर है। इस खबर को भी वरिष्ठ पत्रकार सूरज उपाध्याय जी ने लिखा है। भाजपा नेता पर एक बलात्कार का आरोप लगाएगा। भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपा नेता ने उसे बहला लगाकर गलत खोटा काम किया है। मनोज जी, भाजपा के और दफ्तर से उसकी मुलाकात हुई है, क्या है सारा मामला? देखिए अब ऐसा है कि इस दुनिया के अंदर स्त्री पुरुष इस प्रकार से घालमेल करके रहते हैं, जिसमें वो ध्यान नहीं रखते हैं कि भविष्य में क्या घटना घटित हो सकती है। इन लोगों में इंटीमेसी होती है, लेकिन वो इंटीमेसी क्षणभंगुर रहती है, जिसका कह सकते हैं हम कि थोड़े दिनों की रहती है। उस महिला ने आरोप लगाया कि बहिला पुसला करके, है ना, तो महिला बहल पुसल गई और वो करने वाला उससे गलत कार्य कर गया, ऐसा आरोप इसके अनुसार दिखाई देता है। लेकिन कल्चर बदल गया। मेरा कहने का तात्पर्य शेखर जी ये है कि अब इस चीज को लोग समझ ही नहीं रहे कि क्या इमेज और क्या इज्जत बनेगी, लेकिन बस चल रहा है। तो इसमें सजगता दोनों तरफ से रखना पड़ेगी। पुरुष वर्ग को अपनी संयमता रखनी पड़ेगी, वहीं महिला वर्ग भी जो 33% आरक्षण और कूद कूद के बाजार में घूमना फिरना, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सुचिता की राजनीति भी करना। तो सुचिता की राजनीति जरूरी है, इसके लिए उन्हें भी अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि कल ही सूरज उपाध्याय जी ने एक खबर का और खुलासा किया था। सांसद शंकर लालवानी के पुत्र मीत लालवानी ने
जो है HDFC बैंक से लोन लिया और उसका कर्जा नहीं चुकाया, उसको लेकर भी उन्होंने खबर दी थी, जिस पर जो है सूरज उपाध्याय जी का दावा है। और बैंक वाले भी कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है और उसकी वसूली के लिए हमने नोटिस दिया है। और उसके बाद जब खबर छपने के बाद चंद मिनटों बाद या कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर वो लेटर भी जो चल पड़ा, जो वकीलों की तरफ से दिया गया है मीत लालवानी को। तो ये दूसरी खबर जो है भाजपा नेता को लेकर जो है सूरज उपाध्याय जी ने लगातार दूसरे दिन दी है। अब ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं आज की खास चर्चा पर। खास चर्चा मैं इसलिए कहने जा रहा हूं, इंदौर शहर की पहचान जिस सराफा चौपाटी को कहा जाता है, जहां पर इंदौर के मालवा के व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए देश भर से लोग आते हैं और बाहर से जितने भी मेहमान आते हैं, या कह दूं विदेश से जितने भी मेहमान आते हैं, उन्हें भी वहां ले जाया जाता है। सराफा चौपाटी पर जो व्यंजन या पकवान हमें मिल रहे हैं वे पकवान ही मिलते रहे, उसकी आड़ में जो दूसरी दुकानें लग गई है, चाइनीज, मोमो, जंक फूड की दुकानें, उन्हें बाहर करने को लेकर सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने मोर्चा खोला था, जिस पर सहमति बन गई। और जो कल शाम को उन 70 दुकानों की एक सूची जो है नगर निगम के हवाले करके उन्हें ही दुकान लगाने की मंजूरी देने को कहा। रात होती है 9 बजे नगर निगम का अमला जो है सराफा चौपाटी के दोनों कोनों पर तैनात हो जाता है और उसके बाद सूची देख देख कर उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिनके नाम उस सूची में दर्ज है। पर इस सूची को जब पड़ताल की जाती है तो एक नया खुलासा निकल कर आता है कि परंपरागत दुकानों की आड़ में चाइनीज और जंक फूड वालों को भी उस सूची में जगह दे दी गई हैगी। इस पर हल्ला मचता हैगा और हल्ला रात भर मचा रहता हैगा जब तक जो है चौपाटी लगती है। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, सराफा चौपाटी से मेरा बचपन से नाता रहा है। यहाँ 4, 5, 10 दुकानें रहा करती थी। किसी ज़माने में यहाँ पर केवल सब्जी पूड़ी की दुकानें हुआ करती थी, वो भी इसलिए कि आसपास का पूरा क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र है और सराफा के अंदर पूड़ी सब्जी की दुकान है जो शुद्ध देसी घी से पूड़ी सब्जी खिलाती थी। मनोज, जब सराफा है, सराफा के कारोबारी हैं तो उनके लिए तो देसी घी की सब्जी पूड़ी लगेगी, मुझे लगता है। बात वो नहीं है शेखर जी, बात ये है कि वो व्यापारी वर्गों के लिए व्यवस्था थी। यही जो सराफा के अंदर व्यापारी वर्ग बैठता था, जो शाम को एकदम उसे लगता था कि कुछ नाश्ता करना चाहिए, तो वो कचौड़ी वाले या किसी को भी बुला करके बिठा लेते थे। आसपास के सारे दुकानदार उस कचौड़ी वाले का धंधा कराते थे। ऐसे करके सराफा चौपाटी का धीरे धीरे जन्म हुआ और लाइट आने के बाद इसका विकास होता गया। कुल मिलाकर के मैं एक नाम लेना चाहूँगा अग्रवाल घंटे वाले का। उनके जो रहे हैं उन्होंने इस चौपाटी को एसोसिएशन स्वरूप देने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के सभी जो कारीगर हैं या जो बोले दुकानदार हैं वो लोग माइग्रेट होकर आए थे। कुछ अधिकांश राजस्थानी है क्योंकि टेस्ट राजस्थान ने अच्छा बिठाया और इंदौर के लोगों को बहुत पसंद आया। न केवल इंदौर के लोगों को पसंद आया बल्कि इंदौर आने वाले सारे पर्यटकों को भी पसंद आया, इसलिए सराफा चौपाटी का विकास हुआ। अब धीरे धीरे समय बदलता जाता है। चौपाटी में जो 3 3.5 या जिसको कह दे हम 69 दुकानें थी, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए सराफा के सभी क्षेत्र में पहुंच गए। अब होने ये लगा कि यहाँ अननेसेसरी 4-4 फुट जगह घेर करके दुकानें इस प्रकार लगाई जाने लगी कि दुकानें ज्यादा लोग कम दिखते थे। इस बीच में इस चौपाटी के अंदर वल्गरिटी भी चालू हो गई, छेड़ाछाड़ी भी चालू हो गई, झगड़े भी चालू हो गए, जिसे देखते हुए सराफा एसोसिएशन ने इस पर ऑब्जेक्शन लेना शुरू करा। उनका यह दावा था कि इनमें गैस की टंकी वापर रहे, कभी भी कोई विस्फोट हो सकता है। मेरा दावा है, माफ कीजिएगा सराफा एसोसिएशन वालों, आज तक एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत जो ऊपर कारखाने चल रहे हैं उनमें कई बार हादसा होने की घटना देखी गई है, जो कि सैकड़ों हजारों टंकियां ऊपर कारखानों में है। तो ये बात तो झूठी। हाँ, ये बात जरूर है कि सराफा चौपाटी कंजस्टेड हो गई, उसकी इमेज खराब हो गई, उसका जो सिस्टम था वो खराब हो गया, क्वालिटी धीरे धीरे घटती चली गई। यहाँ के जो बनाने वाले व्यापारी वो कहते हैं यहाँ रोज नए मुर्दे आते हैं, यानी नए ग्राहक आते हैं, उनको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार सराफा की स्थान पूरी खत्म होती गई। कारण यह रहा कि नए नए आ गए। अब इनका वर्गीकरण हुआ है। अब वर्गीकरण पे भी प्रश्न जरूर है कि 80 दुकान की, 69 दुकान की, कितनी दुकान, और आपने जैसा कि बताया और समाचारों में आया है कि एक ही दुकानदार है, उसकी 3-3, 4-4 दुकान हो गई, या वही जो दुकानदार था उसने मोमोज और वो भी डाल दिया। तो देखिए साहब, पुराना दुकानदार था, उसने अपने आप को माइग्रेट कर लिया, पान दुकान भी डाल ली, जूस की दुकान भी डाल दी, कुल्फी की दुकान। पर मनोज जी, कहने का सवाल सिर्फ इतना उठता है कि परंपरागत दुकानों की बात हो रही थी। परंपरागत दुकानें सिर्फ पोहा, जो बात कर लेते हैं मालपुआ, गुलाब जामुन, चाट चौपाटी की दुकानें हुआ करती थी। उसके अंदर कहीं भी जंक फूड, चाइनीज, मोमोज, शॉर्ट्स,
शॉर्ट्स इसलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट्स वालों को भी सूची में जगह दी गई है, ये कभी नहीं होता था। इस सूची पर इसीलिए सवाल उठा है कि 69 भी परंपरागत दुकानदार नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। चूंकि महापौर वादा कर रहे हैं कि जो परंपरागत दुकानें वही लगेगी, जो बेवजह नाम उसके अंदर दाखिल कर दिए गए उन्हें हटा दिया जाएगा। पर मुझे हैरानी होती है कि जब ये सूची दी गई थी, उस सूची में सीधा सीधा लिखा गया था कि फला व्यक्ति की चाइनीज की दुकान है, फला व्यक्ति की जो है हॉट डॉग की दुकान है, फला व्यक्ति की जंक फूड की दुकान है। उस सूची को कैसे मंजूर कर लिया गया? खैर ये तो वक्त बताएगा ये हटेंगे या नहीं हटेंगे। हम आपसे इस तरह शहर की तमाम खबरों को लेकर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए और इसमें कहीं भी आपको ऐसा लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी विषय पे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें या उस विषय को शहर के लिए उठाएं तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।